हाय फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने जहाँ तक सीखा था अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जावा बेसिक्स में पार्ट 2 पे हम आते हैं। ये सेकंड टॉपिक है आपका उप्स। उप्स क्या होता है? OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उप्स। और ये है क्या? बेसिकली उप्स इज अ कॉन्सेप्ट। उप्स जो है एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कहते हैं OOPL, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर हम बात करें, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, C#, जावा है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि इस उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जबकि यहीं अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये जो उप्स के कॉन्सेप्ट है, उप्स के कॉन्सेप्ट कहते क्या है, उप्स के कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे हैं? तो हम बात करते हैं उप्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें 3 फेजेज आते हैं। फेजेज ऑफ उप्स कौन कौन से हैं? OOA, OOD और OOI। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एम्बलम। तीनों फेजेस के बारे में जान लें। तीनों फेजेस हैं क्या? देखिए, दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी काम जब हम करते हैं या फिर कोई भी काम कोई भी करता है, जब वो तो प्रोफेशनली जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसमें उस काम को कुछ क्राइटेरिया, उस काम को करने के क्राइटेरियाज होते हैं, किस तरीके से उस काम को किया जाएगा, उसका एक रूल बनाया जाता है। तो रूल बनाया जाता है, तो वो रूल्स ही है बेसिकली ये फेजेस। जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे OOA, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, मींस कि एनालाइज किया जाता है कि जो काम हमको करना है, उस काम को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट, फुलफिल द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको हम फुलफिल करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। उसी पे हम एनालिसिस करते हैं, यही एनालिसिस फेज होती है। जब ये पहला फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, दैट मींस हमारी सारी एनालिसिस खत्म हो जाती है, हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट हमारी जब फुलफिल हो जाती है, हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं कि हाँ, ये चीज हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज पे। दूसरा फेज है आपका डिजाइन फेज। डिजाइन फेज का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास सारी चीजें कलेक्ट हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे या फिर हम उसको रिटन में हम अपने पास लिख के अपने प्लान को रखेंगे। दैट इज कॉल्ड डिजाइन फेज। आपने सुना होगा ब्लूप्रिंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूप्रिंट। ये एक ब्लूप्रिंट एक वर्ड है जो नॉर्मली हर जगह प्रोफेशनली यूज किया जाता है। किसी भी बड़े टास्क को कंप्लीट करने में वहां पे ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा अगर हम बात करते हैं OOI की, जब हमारा ये कॉपी पे या फिर रिटन में हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उस चीजों को अप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो दुनिया का कोई भी काम, चाहे हम कर रहे हो या फिर कोई भी कर रहा हो, काम करने का जो तरीका होता है वो यही है। इसी तरीके से हम काम कर रहे होते हैं और 3 फेजेस से ही होकर के कोई भी काम गुजरता है और आगे बढ़ता है। तो ये 3 फेजेस उप्स के हैं। इन 3 फेजेस के बेसिस पे ही सारा काम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ उप्स। उप्स के कुछ फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनहेरिटेंस। इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। इनहेरिटेंस को हम ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ उप्स। ये सारे फीचर्स उप्स के हैं। उप्स में ये सारे फीचर्स होते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, ये फीचर्स उनमें नहीं होते हैं। ये सारे फीचर्स सिर्फ और सिर्फ
उप्स के। इज दैट क्लियर? अब हम इस जितने भी फीचर्स हैं इन सारे फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके, वन बाय वन, ओके, अंडरस्टैंड? हाँ, तो अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ उप्स में। सबसे पहला हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन और एक इनकैप्सुलेशन। एक इनकैप्सुलेशन, एक एब्स्ट्रैक्शन है और दूसरा इनकैप्सुलेशन। इन दोनों के लिए क्या कहा जाता है? बोथ आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। कहा जाता है बोथ आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये दोनों की जो डेफिनेशन है बिल्कुल एक दूसरे से जस्ट कोरिलेटेड है। कैसे? इसमें क्या होता है कि जब हम एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑन दैट टाइम व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द एब्स्ट्रैक्शन, द इनकैप्सुलेशन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड। समझ में आ रही बात? जब हम एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो इनकैप्सुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, और जब हम इनकैप्सुलेशन को फॉलो करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है कोरिलेटेड विद ईच अदर। ओके, क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये आखिर क्या है बेसिकली। तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो कहा जाता है, देखिए डेफिनेशन जो बुक्स में लिखी होगी वो एक अलग है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी। ये वो डेफिनेशन है जिससे आपको सिर्फ समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कहा जाता है शोइंग ओनली दोज डेटा या इंफॉर्मेशन, those data या information which is required, जिनकी जरूरत होती है। showing only those data which is required, जिन डेटाज की जरूरत, जिन डेटा या जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन शो करा दे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। हाइडिंग ओनली दोज डेटा which is not required। देखिए, हाइडिंग ओनली दोज डेटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हाइडिंग मीन्स व्हाट? मीन्स हम डेटा को छुपा रहे हैं या इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। हाइडिंग ओनली दोज डेटा या दोज इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम किसी डेटा को हाइड कर रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमको कुछ दूसरी चीजें शो करानी पड़ेंगी ऑब्वियसली। बिल्कुल वैसे अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा या इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चीजें हम छुपा भी रहे हैं। ओके, किसी न किसी चीजों को शो कराने के लिए हमें कुछ चीजें छुपानी पड़ेंगी, तभी जाकर के ये शो हो पाएगा। ओके, अब ये कैसे हो रहा है मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सपोज दैट ये कार है, ठीक है, यहाँ एक सेल्स पर्सन खड़ा है और यहाँ एक कस्टमर है। दिस इज द सेल्स पर्सन और ये है कस्टमर। ओके, कस्टमर यहाँ पे आता है सेल्स पर्सन के पास और ये कहता है मुझे एक कार चाहिए, लेकिन इसने क्या किया? अपने रिक्वायरमेंट बता दी। इसने कहा कि मुझे मैं आपको अपने रिक्वायरमेंट बताता हूँ। सेल्स पर्सन ने भी उससे पूछा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप की कार चाहते हैं, क्योंकि अगर ये उससे नहीं पूछेगा, सारी चीजें दिखाना शुरू कर देगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि इतने सारे कार्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं उसमें कि उन सारे फीचर्स को, सारे कार्स टाइप्स के कार्स को दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करता है ये सेल्स पर्सन, क्या करता है? कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछता है। अब कस्टमर ने क्या किया? अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा हाई स्पीड की कार चाहिए मुझे। दूसरा, उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटी सिस्टम उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चौथा,
कंफर्टेबल होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट उसने अपनी बता दी। उसने अब इसके अलावा क्या फीचर्स नहीं है कार में, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं। माइलेज भी देख सकते हैं हम, प्राइस भी देख सकते हैं हम, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सेंट्रल लॉकिंग है, बहुत सारे फीचर्स इस कार में अवेलेबल हैं। लेकिन उसने क्या कहा, सिर्फ इन 4 चीजों को फोकस किया। तो ये जो 4 चीजें थी ये कहां चली गई, एब्स्ट्रैक्शन में। और जिन चीजों को इसने नहीं बताया वो चीजें किसमें चली गई, एनकैप्सुलेशन। जैसे अब इसने कहा कि मुझे ये, कस्टमर ने कहा कि मुझे ये चीजें होनी चाहिए मेरे कार में। अब ये सेल्स पर्सन क्या करेगा, अपनी जितनी भी उसके पास वैरायटीज है उन सारी वैरायटीज में से फाइंड आउट करके, मतलब फिल्टर करके वो ले आएगा और सिर्फ इन चीजों के बारे में वो बताएगा। जिसकी सबसे ज्यादा हाई स्पीड होगी, लुक्स होंगे, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होगा। अब ऑब्वियस है स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, लुक बहुत अच्छा होगा, तो उसकी प्राइस भी तो बहुत ज्यादा होगी, उसका माइलेज भी कम होगा। अब ये चीजों को वो शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ आ रही बात आपको, इसकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इतनी है, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उसको माइलेज से कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ इन चीजों से, वो उन चीजों के बारे में सिर्फ वो एक्सप्लेन करेगा, बाकी चीजों के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं करेगा उसके सामने। सिर्फ वो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। और अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, कुछ चीजों को हाइड भी तो कर रहा है। इन चीजों को हाइड करने के लिए उसको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजों को हाइड करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है बोथ आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। और एक को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाता है। अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये परफॉर्म होगा, ये भी ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहां पे आती है शोइंग ओनली दोज डेटा विच इज रिक्वायर्ड। ये जो कहा जाता है, और हाइडिंग ओनली दोज डेटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ये अभी तो मैंने आपको बता दिया, अभी तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप कहीं पे एग्जाम में आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली एक सिंगल लाइन का ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, 2 नंबर 1 नंबर में आता है ज्यादातर, कहीं पे भी अगर आता है ये तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, ऑन दैट टाइम क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइडिंग किसमें था और शोइंग किसमें था। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया यहाँ पे, जिससे उस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन में, इनकैप्सुलेशन में कैप्सूल वर्ड है, आपने देखा है यहाँ पे, दिस इज द कैप्सूल, दिख रहा है आपको। कैप्सूल कुछ इस टाइप का होता है, यही है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो डेटा होता है, दैट मीन्स जो भी कंटेंट होता है कैप्सूल के अंदर, जो हम लोग खाते हैं कैप्सूल मेडिसिन, उस कैप्सूल के अंदर जो कंटेंट होता है वो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता है। वो अलग बात है, अभी कुछ ट्रांसपेरेंट आने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम कैप्सूल की बात करें तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, वो हाइड होता है। तो इनकैप्सुलेशन दैट मीन्स जिस नाम के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के अंदर जिसमें कैप्सूल आ रहा है उसमें हाइडिंग ऑफ द डेटा है, और जिसमें एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन्स कैप्सूल वर्ड नहीं है उसमें शोइंग अप ऑफ द डेटा। इज दैट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? ये दोनों डेफिनेशन है इनकी, एंड देन आफ्टर मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फीचर्स में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म, या इसी को हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और इनहेरिटेंस, इसी को हम ओवरराइडिंग भी कहते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, देखते हैं हम। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन, मॉर्फ मीन्स होता है टास्क या काम। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है, उसका जो रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में ये कहा जाता है कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ढेर सारे मेथड्स हम बना सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेथड्स डिफरेंट नेम से होने चाहिए। दैट शुड नॉट बी विद द सेम नेम। ओके, मीन्स एक से अधिक फंक्शन हम अपने प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंट नेम से होने चाहिए। ये कहता है प्रोग्रामिंग का रूल। ओके, ये रूल है। लेकिन हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरलोडिंग की। पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरलोडिंग से क्या होता है, ये अलाउ करता है, पॉलीमॉर्फिज्म एक तरीका है, एक वे है
जो अलाउ करता है कि वी कैन यूज मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम विद इन द प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से अधिक फंक्शन विद द सेम नेम, एक ही नाम से हम यूज कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कौन? पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये अलाउ हो पाता है। ओके, इट अलाउज टू यूज more than one function with the same name. It allows to use more than one function with the same name. It allows to use more than one function with the same name within the program. जबकि रूल क्या है? रूल ये कहता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब आखिर ये अलाउ कर रहा है तो कैसे अलाउ कर रहा है? इसके तरीके हैं, किस तरीके से अलाउ कर सकता है। तो उसमें क्या होता है? पैरामीटर बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स इन द फंक्शन। by using different parameters in the function। बाकी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अभी बाद में आएगी। अभी मैंने फिलहाल आपको पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और उसके बारे में क्या होता है वो समझा दिया। बाकी ये चीजें पॉलीमॉर्फिज्म अभी आगे आएगा आपका बड़े पार्ट में, जब पूरा एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाएंगे। क्योंकि अभी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग जब आप सीख जाएंगे देन आफ्टर आपको हम एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ, प्रोग्राम के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दूसरा हम बात करते हैं अब इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस वर्ड आप लोगों ने सुना होगा सर, इनहेरिटेंस वर्ड सुना होगा कहां पे? बायो। क्या होता है? कॉपी होते हैं फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड। आपने देखा होगा पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड में फीचर्स कॉपी होते हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन द बायो। एंड बिल्कुल वही सेम चीज यहां पे भी है। तो यहां पे क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम, इसकी भी डिटेलिंग आपकी बाद में ही आएगी क्योंकि अभी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेसिकली ये होता क्या है। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक क्लास बना, सपोज दैट एबीसी, फिर हमने एक दूसरा क्लास बनाया XYZ एक्सटेंड्स ABC। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ABC है ये पेरेंट क्लास है और ये XYZ एक्सटेंड फ्रॉम द ABC, मींस कि ये ABC से एक्सटेंड होकर के आ रहा है, ये इसका चाइल्ड क्लास है। ये ABC जो है ये पेरेंट क्लास है और ये जो XYZ है ये चाइल्ड क्लास है। अब इस पेरेंट क्लास के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पेरेंट की प्रॉपर्टी जो होती है ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है चाइल्ड्स में, बिल्कुल उसी तरीके से इस पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम, जो भी वेरिएबल्स और जो भी मेथड्स यहाँ पे लिए होंगे, वो सारे मेथड्स और सारे वेरिएबल्स हम इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यही होता है आपका पेरेंट और चाइल्ड में डेटा कॉपी होना या फिर फीचर्स कॉपी होना। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओवरराइडिंग। बाकी पूरी डिटेल्स विद द प्रोग्राम ये बाद में इन फ्यूचर आएगा आपके, अभी प्रोग्राम में जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर? थैंक यू। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी इसमें। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर है और वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें हैं। बेसिकली सबसे पहले हमको इनके बारे में जानना होगा, देन आफ्टर हम प्रोग्रामिंग के बारे में आगे बढ़ेंगे।
ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? यू नो अबाउट दैट कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। बेसिकली अगर देखें तो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग which has its own identity, characteristics and behavior। कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उन हर चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिनके पास अपना खुद का एक आइडेंटिटी हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो और उसका बिहेवियर हो। जैसे आइडेंटिटी का मतलब उसका नेम हो सकता है किसी का भी, उसका मॉडल नंबर हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो होती है किसी की भी आइडेंटिटी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है शेप, उस सामान का शेप या उस इंसान का शेप या फिर उसका शेप। बिहेवियर की अगर हम बात कर लें तो बिहेवियर मीन्स होता है उसका वर्किंग स्टाइल या उसका काम। ठीक है, ये तीन चीजें। किसी भी ऐसी चीज जो भी पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसके पास ये तीन चीजें अवेलेबल हैं, वो दैट कैन बी अ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो ये जो मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर की आइडेंटिटी क्या होगी? दिस इज द मार्कर, ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर हम मॉडल नंबर से सर्च करेंगे तो मॉडल नंबर भी मिल सकता है हमें इसका। दूसरा अगर बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा शेप में है? ये सिलेंड्रिकल शेप, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। देन आफ्टर बिहेवियर इसकी बात करें, बिहेवियर क्या है इसका? बिहेवियर किस काम आता है? राइटिंग के काम आता है, तो ये इसका बिहेवियर होगा। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके पास ये तीन चीजें अवेलेबल है, दैट कैन बी अ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि पूरे अर्थ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, किसी को भी किसी भी नेम से हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये थी ऑब्जेक्ट की कहानी। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टांस है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास। इंस्टांस ऑफ द क्लास का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज का अंश, क्लास का अंश है। दैट मीन्स क्लास का ही एक पार्ट है, कह सकते हैं कि क्लास का एक पार्ट है जो क्लास के एब्सेंस होने पे एज ए क्लास ट्रीट करता है। क्लास के एब्सेंस होने पे एज ए क्लास ये ट्रीट करता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास, वो क्लास का ही एक पार्ट है जो क्लास के एब्सेंस होने पे एज ए क्लास ही वो ट्रीट करता है। ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दूसरा हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या है? कहा जाता है क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। कहा जा रहा है कि क्लास के अंदर बहुत ढेर सारे कलेक्शंस होते हैं, किसके? ऑब्जेक्ट्स के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। जो अभी आपने देखा, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, हमने आपको बताया। तो क्लास के अंदर जैसे हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, फंक्शन, वेरिएबल्स, मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, दैट ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। उन सबको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिना क्लास के तो कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। ठीक, बिना क्लास के कोई प्रोग्राम तो होगा नहीं। क्लास होगा और क्लास के अंदर सारे ये ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स वेरिएबल्स, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उस तरीके का डेटा आप वहां पे, मेंबर्स वहां पे हम लेंगे। दैट ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ? वेरिएबल्स की वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल के लिए कहा जाता है वेरिएबल दैट कैन बी वेरी। जो वेरी कर सकता है वही वेरिएबल है। जो वेरी कर सकता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल।
that can be vary. जैसे अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमने कहा कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया 35। अब हमने कहा कि इस 7 और 5 की वैल्यू चेंज कर दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इट कैन नॉट बी चेंज। अगर यही हम बात करते हैं a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 5 हमने लिया होता और a मल्टीप्लाइड बाई b किया होता हमने c इक्वल टू, तो c की वैल्यू कितनी आती? 35 आती। लेकिन हम चाहते हैं कि बाद में इन फ्यूचर चल के इस a की वैल्यू और b की वैल्यू हम चेंज करें। दैट कैन बी पॉसिबल बिकॉज इट इज द वेरिएबल। ये कांस्टेंट नहीं है, दैट कैन बी चेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। कहा जाता है वेरिएबल इज यूज फॉर द variable is used for storing, variable is used to store value। कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है एक वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे a इक्वल टू हमने 10 लिख दिया, तो ये क्या है? ये जो 10 है दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द वेरिएबल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई बात? हाँ, तो हमने वेरिएबल देख लिया। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है पता है? चलिए मैं देखता हूं। ऑपरेटर सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो कहीं बुक्स में नहीं है। कह सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में, बाय विच वी आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, बाय विच वी आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। Operand on which we are performing operations, on which we are performing any operations, that is called operand, or by which we are performing any operation, that is called operator। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, a प्लस b हमने लिया, तो ये जो a है और एक ये b है, सिर्फ a और b अगर हमने लिख दिया होता है तो क्या हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं यहाँ पे? नहीं। ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। किसके थ्रू? इस ऑपरेटर के थ्रू। ये जो बीच में प्लस है, इसी की वजह से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ हमने प्लस लिख दिया तो क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा? जब कोई ऑपरेंड वहां पे होगा। दैट मीन्स a और b यहाँ पे क्या है? ऑपरेंड है, और ये जो प्लस आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ गया ऑपरेंड और ऑपरेटर के बीच में? क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं हम वो देख लेते हैं। तो ऑपरेटर जो है आपका बेसिकली 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, और तीसरा है रिलेशनल। ओके ओके, अब हम बात करते हैं इन सब की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये 3 ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। लॉजिकल के अंदर क्या क्या है? एंड, और, नॉट। रिलेशनल के अंदर क्या क्या है?
लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए।